हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 मनी है ना, इसको पूरा एक ही वीडियो में वन शॉट खत्म करने वाले हैं। बेटा बेटा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, प्यारा सा चैप्टर है। नहीं, प्यारा सा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे मनी चैप्टर पर्सनली पढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। मनी कमाना पसंद है बट पढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। तो बेटा छोटा सा चैप्टर है बट सिलेबस का पार्ट है, तो ऑब्वियसली अपने को पढ़ना भी पड़ेगा और मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनो बेटा, सबसे पहले समझो जो अपन बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं अब सोशल स्टडीज में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बेटा जब मनी नहीं था, है ना, जब पैसे का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं था, तो चीजें कैसे एक्सचेंज की जाती थी, ठीक है। तो बेटा चीजें कैसे एक्सचेंज की जाती थी बेटा, पहले क्या होता था, जब पैसा नहीं होता था तो एक्सचेंज क्या होते थे, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे बेटा ये है रमेश, ठीक है, इसके पास है टमाटर, ठीक है, इसके पास क्या है, टोमेटोज हैं, टमाटर है। और ये है अपना सुरेश, इसके पास है ऑनियंस। अब बेटा ये जो रमेश है इसको प्याज की जरूरत है और सुरेश को टमाटर की जरूरत है। तो बेटा क्या करेंगे, ये दोनों आपस में टमाटर और प्याज को एक्सचेंज कर लेंगे कि रमेश बोलेगा कि तू मुझे 1 किलो प्याज दे दे, एक रमेश बोलेगा सुरेश से कि 1 किलो प्याज दे दे, मैं बदले में 1 किलो क्या करता हूँ, टमाटर दे देता हूँ। तो इस तरीके से गुड्स को एक्सचेंज कर लिया जाता था जब पहले पैसा नहीं होता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बेटा इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन बेटा इस बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा खामियां थी, ठीक है, जिसे कहा जाता है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। क्या कहा जाता है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। तो अब उसको समझते हैं क्योंकि वहां से केस स्टडीज आ जाती हैं। बेटा लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बेटा जब पैसा नहीं था तो कमोडिटी कमोडिटी एक्सचेंज हो जाते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी कि मान लो कि ये जो रमेश है इसके पास क्या है, टमाटर है, और सुरेश के पास क्या है, ऑनियंस है, ठीक है। तो रमेश ने सुरेश को आवाज लगाई कि सुरेश यार मेरे को प्याज दे दे भाई। तो सुरेश ने बोला कि हाँ ठीक है, मुझसे ले ले प्याज। तो लेकिन सुरेश ने क्या बोला कि पर मेरे को 1 किलो लहसुन दे दे, मेरे को टमाटर नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, लहसुन चाहिए, या मान लो कि चावल चाहिए, ठीक है। तो अब रमेश चिंता में आ गया कि यार मेरे पास तो सिर्फ टमाटर है देने के लिए, मेरे पास तो ना चावल है और ना लहसुन है, ठीक है। तो अब सुरेश की नीड को कैसे पूरा करेगा, तो सुरेश की नीड को पूरा नहीं कर पाएगा। तो बेटा ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रमेश को चाहिए वो सुरेश के पास है, लेकिन जो सुरेश को चाहिए वो रमेश के पास नहीं है। इस कमी को क्या कहा जाता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। कि बेटा रमेश और सुरेश को दोनों को आपस में जो चीज चाहिए, अगर वो एक दूसरे के पास होगी तो ही ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कमी को क्या कहा गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये थी अपनी पहली लिमिटेशन। अब पढ़ते हैं सेकंड लिमिटेशन। बेटा सेकंड लिमिटेशन है अपनी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या बेटा, वो रमेश ने सुरेश को आवाज लगाई कि 1 किलो प्याज दे दे, ठीक है। तो 1 किलो प्याज से 1 किलो टमाटर को एक्सचेंज तो चल जाता था। लेकिन मान लो कि रमेश बोले कि रमेश मैं एक काम करता हूं, रमेश बोले कि सुरेश एक काम करता हूं, मैं तेरे को 1 किलो चावल दे देता हूं, तू बदले में क्या कर, मेरे को 1 किलो बादाम दे दे। तो बेटा सुरेश को ऐसा लगेगा कि क्या बेवकूफ समझ रहा है क्या, ठीक है, शक्ल पे बेवकूफ लिखा है क्या मेरी, ठीक है। तू मेरे को 1 किलो चावल दे और मैं तेरे को 1 किलो बादाम दे दूं, ठीक है। तो बेटा ये उस टाइम पर जब पैसे नहीं होते थे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि चीजों की वैल्यू को कैसे मेजर किया जाए, ठीक है।
ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि 1 किलो बादाम देने पे मेरे को कितने चावल लेने हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो चीजों की वैल्यू मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल आता था। तो बार्टर सिस्टम में सेकेंड लिमिटेशन क्या थी? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगली लिमिटेशन है बेटा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बेटा ये डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। क्या मतलब होता है? फ्यूचर पेमेंट्स या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब उधार वाले ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेटा ये है एक गरीब किसान। अब इस गरीब किसान के यहाँ पर अनाज खत्म हो गया है। ठीक है, तो बेटा ये गया जमींदार के पास। ठीक है, और जमींदार को ये बोला कि साहब मेरे यहाँ पर अनाज खत्म हो गया है, मुझे 10 किलो अनाज दे दो। ठीक है, 10 किलो अनाज दे दो। तो साहूकार ने क्या किया? इसको 10 किलो अनाज दे दिया और क्या बोला कि जब तेरी फसल आ जाए, जब तेरी फसल उग जाए, तब उसमें से 10 किलो मेरे को वापस दे देना। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये वीट ले तो गया। अब क्या हुआ? इसने वीट को यूज किया, खाया। अब जब इसकी फसल उगी, तो बेटा जब फसल उगी और ये 10 किलो वीट जमींदार के पास वापस करने गया, तो जमींदार ने इसको बोला कि मैंने जो गेहूं दिया था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तू जो मुझे गेहूं दे रहा है, ठीक है, तू जो मुझे गेहूं वापस कर रहा है, ये बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी का है, मुझे तो मेरी क्वालिटी वाला ही गेहूं वापस चाहिए। ठीक है, तो बेटा जब बार्टर सिस्टम नहीं था, तब बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जो फ्यूचर के पेमेंट है उनको किस तरीके से सेटल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी तो ऊपर नीचे होती रहती है गुड्स की। ठीक है, सारे सेम क्वालिटी के गुड्स थोड़ी ना प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के गुड्स। ठीक है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पे कि फ्यूचर पेमेंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी लिमिटेशन है अपनी बेटा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा आज आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आज पैसा बचाते हैं ताकि फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, लेकिन सोचो जब पैसा नहीं था तब कितनी प्रॉब्लम होती होगी कि मान लो कि एक किसान के पास बम्पर प्रोडक्शन हुआ, 1000 किलो वीट हो गया, लेकिन 1000 किलो वीट होने के बाद भी वो ऐसा थोड़ी ना बोल सकता है कि इस वीट को मैं तिजोरी में सेव करके रखूंगा, 4 साल बाद यूज करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीट तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या था कि हम लोग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो 4 लिमिटेशन मैंने आपको पढ़ाई। पहली, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। एंड फोर्थ, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये थी अपनी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। बेटा अगला टॉपिक है अपना मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा मनी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम किसी भी उस चीज को मनी बोल सकते हैं। मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 मेन फंक्शंस। मतलब मनी वो कोई भी चीज हो सकती है जो ये चारों फंक्शन परफॉर्म करे। कौन कौन से फंक्शन? पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा अगर आप अब मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो आप उसको पैसे देते हो और वो आपको चीज दे देता है। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को चिप्स चाहिए, तो आपने 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट आ गया। तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा 1 किलो चावल 100 रुपए के हैं और 1 किलो बादाम 800 रुपए की है। तो बेटा इन चीजों की वैल्यू अपन कैसे मेजर कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर रहे हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? मनी मेजर ऑफ वैल्यू, की चीजों की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं हम लोग? मनी में मेजर करते हैं। थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने अभी आपको समझाया कि आपके पापा बचत करते होंगे फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो वो मनी को स्टोर कर सकते हैं, तो मनी स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, फोर्थ है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बेटा अगर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, अगर आपने
बैंक से लोन लिया तो उस लोन को आप कैसे चुकाओगे? इंटरेस्ट के साथ मनी में ही चुकाओगे। तो एक क्राइटेरिया सेट है कि अगर आपने आज उधार लिया है तो आप उसको डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में किस तरीके से रीपे करोगे। तो मनी क्या है? जो ये चारों फंक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब बेटा एक और चीज ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये जो चार फंक्शन में से ये जो दो फंक्शन है ऊपर वाले, है ना, ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू है, ये कौन से फंक्शन है? ये प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, ये मनी के कौन से फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है। और ये स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये जो दोनों फंक्शन है, ये कौन से फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है और ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है या इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है। तो बेटा ये दिमाग में रहना चाहिए कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। और स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। कैसे याद रखेंगे? तो बहुत आसान तरीका बेटा, ये जो दो फंक्शन है ये एस से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा ये एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कौन से फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन है। एस से फंक्शन भी स्टार्ट हो रहा है और एस से सेकेंडरी भी स्टार्ट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये दोनों कौन से फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला टॉपिक है अपना लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। बेटा बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अब बेटा आप बोलोगे कि सर मनी तो लीगल ही होता है ना, इलीगल मनी कौन सा? तो बेटा इलीगल मनी से आप उसको मत समझ लेना कि ब्लैक मनी इलीगल मनी है। ठीक है, ब्लैक मनी इज ऑल्सो लीगल मनी। लीगल मनी दो तरह, मतलब मनी दो टाइप के होते हैं ना। एक होता है लीगल, एक मिनट, एक होता है लीगल टेंडर मनी, ठीक है, और एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, एक होता है लीगल टेंडर मनी और एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। बेटा दोनों को अच्छे से समझना, एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। बेटा लीगल टेंडर मनी वो होता है जो सरकार द्वारा ऑथराइज है ना, कि मान लो कि आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो आप उसको कैसे पेमेंट करोगे? पैसे में पेमेंट करोगे। जितने भी 10 के कॉइन, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, 500 रुपए का नोट है, ये सारे क्या है? लीगली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। तो इसे क्या बोला जाएगा? लीगल टेंडर मनी। ठीक है, मनी विच कैन बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, money which can be legally used to make payments of debts और other obligations। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर मनी। अब बेटा लीगल टेंडर में भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट यार। लीगल टेंडर मनी में भी दो तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। अब लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है सर? बहुत ध्यान से सुनो बेटा। जैसे मान लो कि ये जो फार्मर है, इसने क्या किया? जमींदार से 1 लाख रुपए का लोन लिया। क्या लिया? 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, अब 1 लाख रुपए का लोन लिया और जब ये इसको वापस चुकाने जा रहा था, ठीक है, ये फार्मर 1 लाख रुपए जब वापस चुकाने जा रहा था, तब ये फार्मर क्या बोला कि साहब मेरे पास तो क्या है? चिल्लर है, मेरे पास तो कॉइन्स हैं। मैं 1 लाख रुपए तो आपको दे रहा हूं पर मैं एक एक दो दो रुपए के सिक्के में दूंगा। तो जमींदार ने क्या बोला कि पागल हो गया है क्या? एक लाख रुपए में एक एक दो दो रुपए के सिक्के में लूंगा। तो उसने क्या किया? मना कर दिया, इस फार्मर को भगा दिया। तो बेटा फार्मर हो गया गुस्सा। अब फार्मर क्या किया कि मैं तो वकील के पास जाऊंगा। तो फार्मर गया वकील के पास, ठीक है, और वकील के पास जाके बोला कि यार मैंने उससे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, अब मैं उसको 1 लाख रुपए चुका रहा हूं, पर मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मेरे पास सारे क्या है? कॉइन्स हैं।
तो मैं उसको कॉइन्स में दे रहा हूँ, 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, तो वो उसने मेरे को भगा दिया कि मैं तो नहीं लूंगा, तो मेरे को उसके ऊपर केस करना है। तो वकील ने बोला कि आप केस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी पर्सन को उसकी इच्छा के बगैर 1,000 रुपए से ज्यादा के कॉइन्स नहीं दे सकते हो। बेटा जो कॉइन्स है वो लीगल तो है ना, लीगल टेंडर है। आप जाते हो 10 रुपए का सिक्का लेते हो, देते हो और कुरकुरे का पैकेट खरीद लेते हो, तो वो लीगली एक्सेप्टेड तो है। लेकिन कानून क्या है कि आप किसी भी पर्सन को 1,000 से ज्यादा के कॉइन्स, 1,000 रुपए से ज्यादा के कॉइन्स उसकी इच्छा के बगैर नहीं दे सकते हो। इसीलिए इंडिया में जो कॉइन्स हैं, है ना, जो कॉइन्स हैं वो क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि ये लीगल तो है, पर इसके ऊपर एक लिमिट लगी हुई है। क्या? कि आप 1,000 रुपए से ज्यादा के कॉइन्स किसी और को उसकी मर्जी के बगैर नहीं दे सकते हो। समझ में आया? आगे बात करते हैं। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है बेटा? तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब वो लीगल तो है और उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई है। जैसे मान लो कि ये फार्मर ने 1,00,000 रुपए लिए थे, ठीक है, अब वो 1,00,000 रुपए वापस कर रहा है किसको? जमींदार को वापस कर रहा है। अब जमींदार को वापस कर रहा है, इस बार क्या हुआ, वो बोल रहा है कि मेरे पास 10 रुपए के नोट है, मैं सारे 1,00,000 रुपए आपको 10-10 रुपए के नोट में दूंगा, ठीक है। तो अब वापस से जमींदार भड़क गया। जमींदार बोले कि भाई मैंने तेरे को 500 रुपए के कड़क कड़क नोट दिए थे और तू मेरे को 10-10 रुपए के फटे पुराने नोट दे रहा है, मैं तो नहीं लूंगा। इस बार क्या हुआ, वापस से फार्मर गया किसके पास? वकील के पास। और वकील को बोला कि यार वो तो 10 रुपए के नोट भी नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई से नहीं ले रहा था, आपने बोला मैंने मान लिया, लेकिन अब तो 10 रुपए के नोट भी लेने को मना कर रहा है। तो इस बार वकील ने बोला कि इस बार वो मना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी नोट हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये जितने भी नोट हैं, ये क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगी हुई है। समझ में आया बेटा? आगे बात करते हैं, ठीक है। अब तीसरे तरीका का एक तो मैंने बढ़ाया लीगल टेंडर। लीगल टेंडर में दो टाइप्स, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं नॉन लीगल टेंडर। अब क्या बात करते हैं? नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर का भी मतलब क्या है कि ये लीगल तो है, पर ये सामने वाला जो पर्सन है ये इसको मना कर सकता है लेने को। जैसे ऐसा क्या होता है बेटा, चेक्स होते हैं, चेक्स, बैंक के ड्राफ्ट, ठीक है, चेक्स हुए, बैंक ड्राफ्ट हुए, ये सारी जो चीजें हैं, है ना। अब मान लो कि ये 1,00,000 रुपए जो फार्मर ने लिए थे, अब फार्मर क्या गया, इसके पास गया 1,00,000 रुपए का चेक लेके। 1,00,000 रुपए का क्या लेके गया? चेक लेके गया। तो जमींदार के पास ऑप्शन है कि वो चेक लेने से मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो चेक होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लीगल टेंडर होते हैं बेटा। ये जमींदार की मर्जी है कि उसको चेक एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई। कॉइन्स, कॉइन्स क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, ठीक है। जो नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, और जो चेक्स और बैंक ड्राफ्ट है वो क्या है? वो क्या है? नॉन लीगल टेंडर है। मतलब अगर कोई चाहे तो वो मना कर सकता है कि मैं तो चेक नहीं लूंगा, ठीक है। तो बेटा ये थे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। अब अगला टॉपिक समझते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए पीपीटी से अपन शिफ्ट होते हैं सॉफ्ट बोर्ड पे, ठीक है। अब बेटा अगला जो टॉपिक है अपना वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। बेटा सबसे पहले ये समझो कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो बेटा मनी सप्लाई क्या होता है, एक देश में अगर मनी सप्लाई कैलकुलेट करना है तो मनी सप्लाई का मतलब समझो, उसके बाद कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझाऊंगा। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? करेंसी
हेल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का मतलब क्या कि एक देश में एक पॉइंट पर, एक गिवन पॉइंट पर देश के लोगों के पास कितनी टोटल करेंसी है, उसे क्या कहा जाएगा, उस देश का मनी सप्लाई। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगर एक देश में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा 4 फॉर्मूले हैं, चारों आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है M1। ठीक है, मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो M1, 4 फॉर्मूले बना रखे हैं आरबीआई ने। पहला फॉर्मूला है M1। M1 में क्या क्या आता है, तो M1 का फॉर्मूला है CC, DD और OD। अब ये क्या होता है, तो बेटा CC होता है करेंसी एंड कॉइन्स। ठीक है, DD होता है डिमांड डिपॉजिट और OD होता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, अब बेटा M1 को कैसे, मतलब एक देश में मनी सप्लाई को मेजर कैसे करेंगे, तो 4 फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, M1 है। M1 क्या होता है, CC, DD और OD। CC मतलब उस देश के लोगों के पास करेंसी और कॉइन कितने हैं। सेकंड, उसमें डिमांड डिपॉजिट जोड़ लिए जाएंगे। मैंने बैंकिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, यहाँ पे वापस से अपन डिस्कस नहीं करेंगे। और अदर डिपॉजिट जोड़ लिए जाएंगे आरबीआई के साथ। अब आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट कौन से होते हैं, बेटा गवर्नमेंट के भी पैसे आरबीआई के पास पड़े रहते हैं। ठीक है, कहीं फॉरेन से कोई फंड आया तो वो भी किसके पास आएगा, आरबीआई के पास आएगा। ठीक है, तो बेटा उन पैसों को भी जोड़ लिया जाता है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, M1 बनेगा। बेटा डिमांड डिपॉजिट वापस से समझा ही देता हूं, चलो सुनो। मान लो ये कमर्शियल बैंक है, इसके पास जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, ये उसके कौन से डिपॉजिट हो गए, प्राइमरी डिपॉजिट हो गए। ठीक है, और ये कमर्शियल बैंक लोगों को क्या बांटेगा, लोन बांटेगा। तो बेटा ये जो लोन है ये इस बैंक के क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। इन दोनों को जोड़ लिया जाता है तो किसके बराबर आ जाएंगे, डिमांड डिपॉजिट के बराबर है। तो M1 का फॉर्मूला क्या, CC प्लस DD प्लस OD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा सेकेंड फॉर्मूला है M2। M2 कैसे कैलकुलेट होता है, तो बेटा M1 है ना, M2 का फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। बेटा 30-40 साल पहले जब बहुत ज्यादा बैंक्स नहीं होते थे, ठीक है, तो जो गांव गांव में पोस्ट ऑफिस जो होता था उसको बैंक की तरह यूज किया जाता था। कि लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा के अपने पैसे वहां पर जमा करते थे। ठीक है, तो बेटा M2 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आगे बात करते हैं M3। बेटा ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। M3 में क्या क्या आता है, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, M1 क्या होता है, CC प्लस DD प्लस OD और प्लस टर्म डिपॉजिट का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट है ना। दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होते हैं और फिक्स डिपॉजिट होते हैं। फिक्स का मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स है। ठीक है, तो CC प्लस DD प्लस OD प्लस फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक्स, ये किसके बराबर होंगे, M3 के बराबर होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। M4 में क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो बेटा चारों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चारों फॉर्मूले क्या है, M1 CC DD OD। M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 क्या है, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स। और M4 क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दो टॉपिक छोटे छोटे और बेटा, एक टॉपिक होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, तो बेटा हाई पावर्ड मनी को H से डिनोट करते हैं। काई से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। बेटा हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी में ये तो आता ही है, क्या? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। बेटा मैंने आपको जब बैंकिंग पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि हर बैंक को कुछ ना कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें आएंगी? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक्स। इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? हाई पावर्ड मनी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जहां से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया था। बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनो। बेटा मान लो कि ये है 500 रुपए का नोट। क्या है? 500 रुपए का नोट है। अब पूछ लिया जाता है कि ये जो 500 रुपए का नोट है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है या फेस वैल्यू ज्यादा है? तो बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? बेटा इस नोट को बनाने में सरकार का कुछ खर्चा आया होगा। खर्चा क्या? जैसे इंक यूज हुई होगी, पेपर यूज हुआ होगा, और भी बहुत सारी चीजें यूज हुई होंगी। तो उन सबका खर्चा मिला के मान लो कि 500 रुपए का नोट बनाने में कितना खर्चा आया सरकार का? 5 रुपए का खर्चा आया। तो बेटा ये जो 500 रुपए का नोट है ना, ये जो 500 रुपए का नोट है इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या है? 5 रुपए है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 रुपए। और फेस वैल्यू क्या है? 500 रुपए है। ठीक है, तो बेटा 2022 में क्वेश्चन आया था कि जो नोट है ना, जो नोट होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? कम होती है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है। फेस वैल्यू क्या है? 500 है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 5 रुपए है। बेटा 5 रुपए भी नहीं है, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 5 रुपए से भी कम कॉस्ट आती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? नोट को बनाने में जो खर्चा हुआ उसको क्या बोला जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये था मेरी साइड से मनी चैप्टर। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।